हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हमारा फोर्थ चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम दो थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और दूसरी है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये हमारा भारत है। इस जगह पर हम लोकेटेड हैं। ये वाली जो भूमि है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया का है, और भारत भी एशिया में आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की। तो ये हिस्सा यहाँ से यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। यूराल पर्वत है और यूराल रिवर है, जिसके माध्यम से ये अलग होता है। तो इधर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो कहलाएगा यूरोप कहलाएगा। ये वेस्ट वाला हिस्सा जो है यूरोप कहलाएगा। तो पृथ्वी इसी तरह से ही आगे घूम रही है। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका है। और उसके बाद आगे अगर हम नॉर्थ जोन में और जाएंगे तो ये आगे वापस एशिया आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सदर्न जोन की तरफ चलते हैं। तो सदर्न जोन में ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये वापस अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। काफ़ी विशाल है ये महाद्वीप, अफ्रीका है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो ये वाला जो महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका है। एक महाद्वीप और रह गया है, बिल्कुल पोल की तरफ जाते हैं, सदर्न पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। और ये तो थे 7 कॉन्टिनेंट। हमने यहाँ पर चर्चा की सबसे पहले एशिया की, दूसरे नंबर पे यूरोप की, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका की, चौथे नंबर पे हमने चर्चा की साउथ अमेरिका की, पाँचवें नंबर पे हमने अफ्रीका की, और छठे नंबर पे हमने चर्चा की ऑस्ट्रेलिया की, और सातवें नंबर पे अंटार्कटिक। इस तरीके से ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। इसी तरह से पृथ्वी के ऊपर 4 महासागर हैं। पहला है पैसिफिक, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे है अंध महासागर, अटलांटिक ओशन। और तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन, और तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे है एक और आर्कटिक ओशन, आर्कटिक। तो ये 4 महासागर हैं इस धरती के ऊपर, और 7 जो हैं वो महाद्वीप हैं। बहुत बड़े भूमि के भाग को हम महाद्वीप कहेंगे, और बहुत बड़े जल के भाग को हम महासागर कहेंगे, ओशियन कहेंगे। तो ये थे कॉन्टिनेंट। अब हम थोड़ा महासागरों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो सबसे बड़ा विशाल महासागर है, तो ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया के हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है
पैसिफिक ओशियन। तो ये क्या है? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा और वेस्ट की तरफ, तो ये इंडिया है। तो इंडिया के बिल्कुल नीचे इंडियन ओशियन, ये वाला इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर कहेंगे हम इसे। और थोड़ा और आगे जाते हैं, जैसे ये अफ्रीका को क्रॉस करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंध महासागर है, अटलांटिक ओशियन है। और एक बच गया, तो बिल्कुल इसके नॉर्दर्न जोन में जाते हैं तो ये वाला जो महासागर है, सॉरी, ये वाला जो जलीय भाग है इसी को ही जो है उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं या आर्कटिक ओशियन कहते हैं। तो एक बार दूसरे मैप के ऊपर भी, पॉलिटिकल मैप के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ग्रह है, इस तरीके से पृथ्वी रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो यह एक विश्व का मानचित्र है जिसमें ये वाला हिस्सा जो है एशिया का है, ये सारा हिस्सा एशिया है। और इसका ये वाला जो हिस्सा बच गया ये यूरोप है, ये सारा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न साइड में है। और इसी तरह से ही ये वाला दक्षिण अमेरिका है, ये वाला हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये वाला ऑस्ट्रेलिया। तो 3 नॉर्दर्न में और 3 सदर्न साइड में हमने चेक कर लिए। और चौथा है अंटार्कटिका, ये वाला कॉन्टिनेंट है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। इसी तरह से ही 4 महासागर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पैसिफिक, ये दोनों हिस्से पैसिफिक के, जब इसको गोल करोगे तो ये जुड़ जाएगा। और ये वाला अटलांटिक ओशन है, अंध महासागर है। पैसिफिक, अंध महासागर, ये पैसिफिक। और ये वाला इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे है तो ये इंडियन ओशन। और इसी तरह से ही ये वाला जो हिस्सा बच जाता है आर्कटिक ओशन, इसको हिंदी में कहेंगे उत्तरी ध्रुव महासागर। आशा करता हूँ आप महासागरों और महाद्वीपों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है भारत जो है किस महाद्वीप में है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है। तो चलिए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 4। इसमें हम महासागरों और महाद्वीपों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लगभग पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक 7 महाद्वीपों और 4 महासागरों के बारे में पढ़ा है। तो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को लेकर है। तो सबसे पहले हम इसी सिद्धांत के ऊपर ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके 29% भाग पर स्थल है, आई मीन महाद्वीप हैं। ये जो जितने भी महाद्वीप हैं जिनके अभी हमने नाम लिए हैं, ये सारा जो क्षेत्र है ये पृथ्वी का 29% भाग है। और जो शेष जहाँ पर पानी है वो 71% है। तो ये आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसके अलावा
महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति और उनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और कितने प्रतिशत भाग पर पानी है और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो स्थल की अगर हम बात करें तो वो है 29% हिस्से पर, और 71% हिस्से पर क्या है, जल है, और ये क्या है, स्थल है। यहाँ पर भी एक बार हम फिर से महाद्वीपों और महासागरों के बारे में एक संयुक्त वार्ता कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है एशिया का है, ये वाला यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर नीचे है अंटार्कटिका। और प्रशांत महासागर, ये दोनों हिस्से, अंड महासागर और हिंद महासागर, और ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सा है, आर्कटिक ओशियन या उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये एक अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये अल्फ्रेड वैगनर है, जिन्होंने जो है, ये जर्मन के एक मौसम विज्ञानी थे, जिन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया जो महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित था। इससे पहले 1596 ईस्वी में डच एक मानचित्रवेत्ता थे, अब्राहम ऑस्ट्रेलियस। इस व्यक्ति ने भी एक चित्र बनाया था जिसमें लगभग ये पूरे के पूरे धरती के भागों को इकट्ठा दिखाया गया था। इसी तरह का काम ही एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी किया था, जिसमें जो है इन्होंने तीनों महासागरों तीन महाद्वीप कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इनको इकट्ठा दिखाया था। इससे पहले ONT एक मैप था, वो प्रदर्शित किया जाता था। तो वो इन्होंने उनसे ही प्रोत्साहित होकर इन्होंने ये मैप तैयार किया था। तो पृथ्वी के, अब बेसिकली ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत ये कहता है जो पृथ्वी के ऊपर जितना भी स्थलीय भाग है, वापिस चलते हैं, जितना भी ये स्थलीय भाग है, चाहे ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये एक साथ जुड़ा हुआ था और धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग हो गया। अगर हम इस भाग को यहाँ पर फिट करना चाहें तो हो जाएगा आराम से। इस भाग को इनके साथ, उत्तरी अमेरिका को यूरोप के साथ अगर फिट करना चाहे तो बिल्कुल हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया का ये भाग और ये मेडागास्कर, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा। तो अल्फ्रेड वैगनर ने यही इसी सिद्धांत को, ये इनका मानना है, पृथ्वी जो है जितना भी लैंड एरिया है वो सारा आपस में जुड़ा हुआ था। तो यही ये बात को साबित करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इस सिद्धांत का आधार क्या था, इसके दिमाग में ये बात आई कैसे, तो इसके लिए इनके पास ये मौसम विज्ञानी थे। तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहे थे उनकी समस्या का ये समाधान चाहते थे। तो जिसके चलते इन्होंने पूरे पृथ्वी के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। तो इन्होंने कुछ अपनी रिसर्च में कुछ जो है कुछ अद्भुत पाया। इन्होंने पाया जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर कोयला कैसे है, जो ठंडे इलाके हैं उन क्षेत्रों में कोयला नहीं हो सकता, जबकि कोयला बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। उसमें जो भी वनस्पति वो दबती है, दबने के बाद गलने सड़ने से जो है क्या है, कोयला बनता है। और इसी तरह से जो गर्म इलाके हैं उन क्षेत्रों के ऊपर बर्फ़ के जमाव के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों ही बातों की वजह से वैगनर ने जो है इस सिद्धांत को जो है वो प्रस्तुत किया, और यही इस सिद्धांत के आधार बने। गर्म इलाकों में बर्फ़ के निक्षेप, और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर कोयले के जमाव। तो अब ऐसी स्थिति में इन्होंने दो बातें देखी, तो देखते हैं हम आगे। माफ़ी चाहूँगा।
गलत बटन दबने की वजह से पीछे चला गया था। तो स्क्रीन पे हम वापस आ चुके हैं। तो ये अल्फ्रेड वैगनर जो हैं, इन्होंने दो बातें मानी थी। पहली क्या, जो गर्म इलाके हैं उन क्षेत्रों में बर्फ़ के जमाव कैसे हैं, और दूसरा जो ठंडे इलाके हैं उन क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप कैसे हैं। तो इन बातों का उत्तर पाने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब इन्होंने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए दो संभावनाओं के ऊपर चर्चा की। पहली तो ये संभावना थी, अगर तो जो जितने भी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं, अगर वो अपने स्थान पर जमे रहे हैं या अपने स्थान पर रहे हैं, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसकी गति में अंतर आया होगा, या उसकी गति उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रमाण की तरफ के साथ तो वैगनर नहीं जाते हैं। दूसरा इनका तर्क ये था, अगर पृथ्वी एक ही तरीके से घूम रही है तो दूसरा जो कटिबंध है वो आगे पीछे गए होंगे। तो इन्होंने इसी तर्क के साथ इन्होंने अपने आप को लेके जाना ठीक समझा, और कटिबंधों को के ऊपर जो है इन्होंने चर्चा की। इस तरीके से वैगनर महोदय ने जो कटिबंधों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है, इस तर्क के साथ जाना उचित समझा, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी रोटेशन पे घूम रही है और वो कभी भी ऐसे अपना अचानक अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करेगी, अपने अक्ष उसको कभी नहीं बदलेगी, या इतना वो आसान काम नहीं है। तो इनका मानना है कटिबंध ही जो है वो उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी आधारभूत संकल्पना क्या थी। ये संपूर्ण रूप से जो भूमि का जुड़ा हुआ भाग था, इसका नाम दिया इसने पैंजिया, और जो ये जलीय भाग था इसको नाम दिया पैंथलसा, और ये जो पार्ट है इसको इसने नाम दिया पैंजिया का, जिसका मतलब है संपूर्ण पृथ्वी, और पैंथलसा का मतलब है जल ही जल। तो इस तरीके से अब देखिए, पीछे वाले चैप्टर में हमने ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। उसमें जो बिल्कुल सेंटर पे है वो कोर है, और उसके बाद का एरिया जो है वो मेंटल है, और उसके बाद का जो पोर्शन है वो क्रस्ट है। तो इन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा है। जो ये सेंटर है इसको इसने निफे कहा है। क्या कहा है? निफे। और इसके जो बीच वाला पोर्शन है इसको सियाल कहा है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को साइमा कहा है। तो इस तरीके से ये एक्चुअल में इसने जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं, इनकी सतह को ही इन्होंने सियाल और साइमा का नाम दिया है। और साइमा के ऊपर जो है सियाल वो तैर रहा है, इस तरीके की कुछ इसने बात कही है। तो ये जिसकी वजह से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आसानी से स्लाइड कर जाता है। और वैगनर का मानना है जो ये मूवमेंट की जो घटना है ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। कार्बोनिफेरस युग था जब ये पैंजिया टूटा है, और पैंजिया में विभाजन लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसने जो ये वाला हिस्सा था, इनके दो हिस्से बांट दिए। एक ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाले हिस्से को इसने लारेशिया कहा है, और नीचे वाले हिस्से को इसने गोंडवाना कहा है। तो दक्षिण भारत गोंडवाना का हिस्सा है, तो ये वाला लारेशिया है, और ये वाला हिस्सा जो है इसने गोंडवाना कहा है। तो इस तरीके से पूरी धरती जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये लारेशिया का हिस्सा है और ये वाला हिस्सा गोंडवाना का है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम इस थ्योरी को आगे कंप्लीट करेंगे आगे वाले पूरे लेक्चर में।
तो ये एक बेस था जो आपको इस वीडियो में मिला है।